Hello everyone, I'm Prem Kumar Patle. Today I'm going to start this video along with the tracking social differences. Dear students, through this slide you will try to understand why the historians studied about burials and the artifacts. Actually, they want to know about the social differences as well as economic differences in सोसाइटी। प्यारे बच्चों, इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच में जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता है उसको जानने के लिए यह कदम उठाया। दे started this thing along with the study of burials. इन्होंने हड़प्पन स्थलों में जो बरियल्स शवाधान मिले थे उन्होंने ये पाया कि हम मृतकों को जो डेड बॉडीज़ थी उसको जनरली पिट्स में, गड्ढों में या गर्त में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त के बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी और कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों से चिनाई की जाती थी। In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks, and some graves contains pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. यहाँ क्या होता था कि कुछ जो कब्र होती थी उनमें कुछ ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण और पॉटरीज मतलब मृदभांड ये सभी कुछ मिले हुए हैं और इस बात की मान्यता की ओर संकेत देते हैं कि इन वस्तुओं का ये जो लोग हैं वो मृत्यु के उपरांत भी प्रयोग करते थे। उनका ये मानना था इन ग्रेव्स में ये ऑर्नामेंट्स और पॉटरीज को रखने से ये अपनी मृत्यु के बाद भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन एज वेल एज द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। ज्वेलरी भी इनकी बरियल्स के पास मिली है जो पुरुष और महिला दोनों की हो सकती थी। कॉपर से रिलेटेड मिरर्स मिले हैं। यू मे सी ऑन द पेज नंबर 9 देयर इज़ अ फिगर ऑफ कॉपर मिरर। ओके, इसके अलावा हड़प्पा के में जो कब्रिस्तान थे वहाँ पर जो उत्खनन हुए वहाँ एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना हुआ एक आभूषण भी मिला है। An ornament consisting of 3 shells ring, a jasper bead and hundreds of micro beads was found near the skull of a male. ये सब कुछ हड़प्पन साइट से मिला है, लेकिन नीचे एक बात लिखी गई है, but in general, Harappans never believed in burying precious things with the dead. हड़प्पा के लोग डेड बॉडी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यवान बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इन चीज़ों की स्टडी क्यों कर रहे थे। वो इन चीज़ों की स्टडी, उनमें जो सोशल डिफरेंसेस तो था ही, सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के अलावा वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी पता करना चाहते थे। तो उन्होंने इन बरियल्स का, इन शवाधान का इस्तेमाल किया। ये फर्स्ट था। सेकंड, स्टडीइंग अबाउट आर्टिफैक्ट्स। स्टडीइंग आर्टिफैक्ट इज अनदर स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस। आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। जो आर्टिफैक्ट्स थे उसकी भी स्टडी की गई और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन आर्टिफैक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया।
फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डेली यूज़ में लाए जाते थे और उन्हें बनाने के लिए ऑर्डिनरी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता, सच एज स्टोन और क्लेज. ओके, दीज इंक्लूड क्वैन, पोएट्री, नीडलेस, फ्लैश रबर्स एट्सेट्रा. दीज आर द पार्ट ऑफ यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सेकंड कैटेगरी तैयार की, वो सेकंड कैटेगरी थी लग्जरीज की. लग्जरी क्या होते थे? लग्जरी आर्टिफैक्ट्स क्या होते थे? आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज if they were rare or made from costly non-local materials or with complicated technology. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेयरली मिल पाते हों, जिन्हें बनाने में काफ़ी कॉस्ट आती हो, जो ऐसे मटेरियल से तैयार किया गया हो जो लोकल लेवल पर अवेलेबल ना हो, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के बेस पर तैयार की गई, मतलब ऐसी तकनीकी से जो आसानी से न बनाई जा सके. तो इसका एक एग्जाम्पल है लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस. लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर. ये क्या होता था बेटा? घिसी हुई रेत होती थी, ठीक, यानी बालू कहते हैं जिसे, तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया गया पदार्थ होता था फैंस. इससे छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे और ये काफ़ी कॉस्टली होते थे और इन्हें बनाना काफ़ी मुश्किल होता था. वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक. तो आर्टिफैक्ट्स की दो कैटेगरी, यूटिलिटेरियन और लग्जरी, ये दो चीज़ों को उन्होंने बताने की हमें कोशिश की और इनकी स्टडी के आधार पर उन्होंने सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करा. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, ये जो आर्टिफैक्ट्स थे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के यू मे सी दिस मैटर ऑन पेज नंबर 10. ओके, द रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली concentrated in large settlement like मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी महंगे पदार्थ से बनने वाली वस्तुएं थी वो सामान्यतः मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही केंद्रित थी. छोटी बस्तियों में या स्मॉल सेटलमेंट्स में इस तरह की चीज़ें बहुत ही रेयरली मिलती थी. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फैंस, जो छोटे छोटे, अभी हमने आपको फैंस के बारे में बताया कि फैंस से बनने वाले जो मिनिएचर पॉट्स थे वो काफ़ी कॉस्टली भी होते थे और वो लग्जरी आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में आते थे. इन फैन से तैयार करने के बाद जो छोटे पॉट्स बनते थे, लिटिल पॉट्स जो होते थे वो परफ्यूम बॉटल्स की उसमें तैयार होते थे. ठीक, ये जो परफ्यूम बॉटल्स थी मोस्टली कहाँ पाई जाती थी? मोहनजोदारो और हड़प्पा में, जबकि इसका कालीबंगन जैसे स्मॉल सेटलमेंट में मिलना काफ़ी मुश्किल था. गोल्ड पहले भी रेयर मेटल होता था, आज भी रेयर मेटल है. ओके, तो ये जो सोना भी दुर्लभ ही था और ये हड़प्पा जैसे स्थलों पर, हड़प्पन साइट्स पर ये रिकवर किया गया था और वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में. बच्चों, आपको ये चीज़ मुझे लगता है कि अब समझ में आ गई होगी. सोशल डिफरेंसेस में इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई किया गया और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बेस पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सोशल डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से लोग ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे. और अगर ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे तो जो सोसाइटी के लोग थे वो लग्जरी यूटिलिटेरियन टाइप्स के जो भी आर्टिफैक्ट्स होते थे उसका यूज़ करते थे. तो हम देखते हैं जनरली कि आज अगर हमें कोई एक कॉमन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर अभी वर्तमान परिस्थिति में देखें कि अगर हमें एक 4 व्हीलर खरीदनी हो, कार खरीदनी हो, तो जो सामान्य परिवार का व्यक्ति होगा वो 8 से 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख के बीच में वो खरीद लेगा. लेकिन जो रिच सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो तो इसके ऊपर की ही चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जिसकी अमाउंट, जिसकी वैल्यू करोड़ों में भी हो सकती है. तो इस तरह से हम ये छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं.
बेटा अब नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि शिल्प उत्पादन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट small settlement. The name of that settlement is Chanhudro. That settlement has a very less area, which is near about less than 7 hectare, a tiny settlement, and that settlement is fully involved in craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. चनुद्रो एक ऐसा सेटलमेंट है जिसकी 7 हेक्टेयर्स के आसपास उसका एरिया है। मोहनजोदारो जिसका एरिया 125 है। ये चनुद्रो पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम वेराइटीज़ की बात करते हैं कि इन क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स जो है वो किस तरह का यूज़ होता है। द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड इज़ रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन, jasper, crystal, quartz and steatite. Metal like copper, bronze and gold, and shale, faience and terracotta or burnt clay. Some beads were made of 2 or more stones cemented together. Okay, cemented together. Some of stone with gold cap. ये क्या होता था कि ये दो कुछ मनके हुआ करते थे, उनको आपस में जोड़ करके या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाया जाता था। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर इससे जोड़ करके इसको भी बनाया जाता था। इनके जो डिफरेंट शेप्स में इनको तैयार किया जाता था। कुछ शेप्स जो है सिलेंड्रिकल होते थे, स्फेरिकल होते थे, बैरल शेप्ड होते थे, सेगमेंटेड होते थे, यानी चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, इस तरह के हुआ करते थे। Some were decorated by painting and some had design etched on them. वहाँ पर कहीं उनको पेंट करके, कलर करके या उनके ऊपर चित्र को उकेर करके इनको तैयार किया जाता था। They made bangles. ये जनरली जो है बैंगल्स और लेडलेस आउट ऑफ शेल्स इनको तैयार किया जाता था। इनको तैयार करने के लिए स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशल टूल्स वर यूज्ड फॉर क्राफ्ट वर्क। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चन्हुद्रो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। इनमें जो छेद करने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण अभी जो मिले हैं वो चन्हुद्रो, लोथल और अभी जो धौलावीरा से मिले हैं। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। Chanhudro was the center of craft production, as we have discussed in previous slide. It was specialist in bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. You may see some pictures related to craft production, as well as you can see some pictures in your textbook, which is in page number 10, and there are so many potteries on page number 11, page number 9. Now the identifying centers of production. हम उत्पादन केंद्रों की पहचान करना। जैसे ही भी हम किसी प्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, इसको अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करना चाहे तो किस आधार पर करेगा? सिंपली by evidence of tools, raw materials, unfinished objects, rejects, waste materials. जिन चीज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रहती है या जिन चीज़ों के प्रोडक्शन के बाद कोई वेस्ट मटेरियल बच जाता है उससे बाहर साइड में डंप कर दिया जाता है, तो आसपास के उस सेटलमेंट में ही वो चीज़ पड़ी हुई होती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सभी चीज़ों को एज अ एविडेंस यूज़ किया। यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स है, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसे भी बाहर फेंक दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल बचा हुआ, रिजेक्ट मटेरियल सब बाहर फेंक दिया जाता था। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन एविडेंसेस का इस्तेमाल किया।
For instance, if shell of or stone is cut to make object, then pieces of this material will be discarded as waste at the place of production. Yes, जब प्रोडक्शन में ऐसी कोई चीज़ें जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो उसको बाहर की ओर फेंक दिया जा रहा है. मटेरियल विल बी डिस्कार्डेड एट वेस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. एज वेल एज समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट. कभी कभी कुछ वेस्ट पीसेस होते हैं बड़े साइज़ में, उसका इस्तेमाल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने में किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, minuscule bits, were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaking in these large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. कहने का मतलब यह है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े इस बात को संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी इस क्राफ्ट प्रोडक्शन का वर्क किया जाता था. नाउ स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. जो माल है, रॉ मटेरियल है, उसको प्राप्त करने के लिए किन किन नीतियों का इस्तेमाल किया जाता था. स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल. अ वेराइटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन while some such as clay were locally available. जो क्ले का इस्तेमाल किया जाता है वो लोकल लेवल पर अवेलेबल हुआ करती थी, बट जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी जैसे स्टोन, टिम्बर, मेटल, इनको प्रोक्योर करना था, इन्हें पाना था, इन्हें प्राप्त करने के लिए आउटसाइड से इसकी व्यवस्था की जाती थी. टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ ब्लैक कार्ट सजेस्ट्स दैट दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स. ट्रांसपोर्ट मॉडल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता था. रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. जो सिंधु तथा उसकी जो उपनदियाँ थी उन पर नदी मार्गों का इस्तेमाल किया जाता था. साथ ही साथ तटीय मार्गों का भी इस्तेमाल किया जाता था. एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर आल्सो प्रोबेबली यूज्ड. तो ये स्ट्रेटजी थी कि हम किस तरह से प्रोक्योर कर सकते हैं मटेरियल को. बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिवराइन रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोस्टल रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है. और द मटेरियल विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द साइट, उसको बाहर से मंगवाया जा रहा है. मटेरियल फ्रॉम द सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड. द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज. Two methods of procuring materials for craft production. Number one, they established settlements in Nageshwar, Balakot and Shortughai. Second, they might have sent expedition to areas such as Khetri region of Rajasthan and South India. In Khetri region, they conducted expedition for copper and in south for gold. Nageshwar and Balakot were areas for shell. And Shortughai in far Afghanistan was the best source of lapis lazuli, and Lothal, which was near source of carnelian and metal from Rajasthan. Expedition to the Khetri region and South India established communication with the local community. ये इस स्लाइड में दी गई जो जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसने अपनी पूरी बातें कह दी है कि सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से या सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी किस तरह से सामान की या माल की आवश्यकताओं की आपूर्ति उनसे की जाती थी. नागेश्वर और बालाकोट में शेल एरियाज थे. शोरतुगाई से लैपिस लाजुली नाम का जो कीमती पत्थर था वो लेकर आया जाता था. लोथल से कार्नेलियन मिल जाता था और जो मेटल की आपूर्ति राजस्थान से हो जाती थी. खेतरी रीजन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और उसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के नाम से भी जाना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू. वहाँ से इन्होंने जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती थी आपूर्ति के लिए एक्सपीडिशन को कंडक्ट किया. साउथ इंडिया से गोल्ड के लिए. तो इस तरह से मटेरियल को सब कॉन्टिनेंट और उसके बाहर से पाने के लिए इन्होंने अपने इस तरह से प्रयास किए थे. कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, दूर के जो क्षेत्र थे उनके साथ संपर्क करना, उनके साथ बिजनेस करना. इसके क्या एविडेंसेस थे ये हम देखेंगे.
Archaeological finds suggest that the Harappan maintained long distance trade. आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि हड़प्पन लोग उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को कंडक्ट किया था. द मेन सोर्स, अब हमें पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कैसे कंडक्ट हुआ, इसके लिए क्या चीज़ें थी, क्या एविडेंसेस थे. द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीट्स. हड़प्पन प्रोबेबली हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द ओमान पेनिनसुला. Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel which suggest a common origin. जो ओमान में कॉपर था और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो चीज़ें थी उसमें एक कॉमन चीज़ निकल के आई थी केमिकल एनालिसिस के आधार पर कि इसमें एक निकल का इस्तेमाल हुआ था, और जो दोनों की निकल थी उनकी ओरिजिन जो थी वो कॉमन थी. ठीक. हड़प्पन प्रोबेबली है ट्रेड कॉन्टेक्ट विद द ओमानी पेनिनसुला. ये इस एग्जाम्पल के आधार पर ये बात साबित होती है. जो ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसमें निकल कॉमन रूप से देखने को मिला है. ये तांबा अरब के प्रायद्वीप के पश्चिम छोर में पाए जाने वाले ओमान से भी लाया जाता था. ऐसी इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिस्ट के जो एविडेंसेस हैं उनसे हमें पता चलती है. There are similarities between certain other types of objects found at this site. A Harappan jar. In page number 13, you may see a Harappan jar which found in Oman. Okay, a Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found in Oman. Mesopotamian text refer to contact with region named Dilmun. जो मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट मिले हैं वो भी कुछ रीजन के साथ कांटेक्ट होने के सबूत देते हैं और उनका नाम है दिलमुन. प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, मगान एंड मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पन. दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ गुड्स. यहाँ ये बतलाने की कोशिश की गई है कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट थे उसमें मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त था, उसमें नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ में इनमें कुछ उदाहरण मिलते हैं. मेसोपोटामिया के जो स्थल थे उनसे तांबा जो मिला है उसमें भी निकल के अंश थे. लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा की मोहरें भी मिली है, वहाँ की वेट निबाट मिले हैं, डाइस मिले हैं, बीट्स मिले हैं. मेसोपोटामिया के जो लेख है दिलमुन, मगान, मेलुआ, संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हैं. ठीक. यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसा मैंने अभी बतलाया, कार्नेलियन, लाजवरमनी, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ. इसमें दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुआ, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. अ मेसोपोटामियन माइथ सेज ऑफ मेलुआ, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल्ड बी हियर इन द रॉयल पैलेस. ये बतलाता है कि जो हाजा बर्ड है, और हाजा बर्ड बेटा ये हमारे सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक द हाजा बर्ड वाज द पिकॉक. यहाँ के जो मेसोपोटामियाई जो मिथक हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी है. ठीक. और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, इस तरह के. तो ये कई पुरातत्वविदों ने उस हाजा पक्षी को बतलाया है कि ये एक मोर था. It is likely that communication with Oman, Bahrain and Mesopotamia was by sea. यह भी संभावना व्यक्त की जाती है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से जो हमारे संपर्क थे वो समुद्र के मार्ग से थे. मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स. ये कहता है, मेसोपोटामिया के लेख कहते हैं कि जो मेलुहा है वो एक नाविकों का देश है. इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्रांकन भी पाते हैं. तो एक छोटा सा
ये सब आपकी बुक में पेज नंबर 14 में दिया हुआ है कि मुहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्रांकन पाए जाते हैं। इससे साबित होता है कि इनके साथ जो ट्रेड किया जाता था वो समुद्री रास्तों से भी किया जाता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा क्षेत्र को कहा कि ये जहाज़ों का या नाविकों का देश है। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे की इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच।